मेरा नाम शालिनी है और ये मेरे दुखों की कहानी है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपनी ससुराल आई तो तभी से ही अपनी सास का असली रूप देख लिया था। मैं खुद एक गरीब माता पिता की बेटी थी। शादी भी एक गरीब परिवार में हुई। सास मेरी बहुत ही चालाक थी और पति नशा किया करता था, जिसने कभी मेरे बारे में, मेरी खुशियों के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं था। सुबह सवेरे मजदूरी पर निकल जाता, शाम को घर आता, उसकी जेब में पैसे होते, लेकिन सब अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में और जुए में उड़ा देता। मैंने जल्द ही समझ लिया कि वो जिंदगी जिसका सपना में लेकर यहाँ आई थी, वो सपने अब मेरी आंखों में कांटे बन चुके हैं। मेरी सास और पति मिलकर मुझे तंग किया करते थे। सारा दिन सास की बातें और उनकी डांट सुननी पड़ती और रात को अपने पति के हाथों से मार भी खानी पड़ती, मगर मैं खामोश रहती। अपनी शादीशुदा जिंदगी चलाने के लिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। दिन ब दिन सास का बर्ताव और भी ज्यादा सख्त होता जा रहा था। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, सांस बोल रही थी। फिर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई। एक नया रिश्ता शायद अब मेरी जिंदगी में नया रंग बिखेर देगा। मगर जब ये बात मेरे पति को पता चली तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि यहाँ 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो रहा है और तूने नया बोझ पाल लिया। मैं रोने लगी थी। बचपन से लेकर अब तक हमेशा परेशानी ही परेशानी झेली। ससुराल में आई तो अब भी परेशानियां ही थीं। मेरा समय जैसे तैसे गुजर गया। हर दिन, हर रात एक नई आजमाइश होती। हर सुबह सास के ताने और रात पति के गुस्से में गुजरती। मैं हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना किया करती थी कि मेरे जैसी किस्मत मेरे होने वाले बच्चे की न हो। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया। प्यारी सी छोटी सी गुड़िया जो बहुत ही सुंदर थी। आसपास की देखने वाली औरतें उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ कर रही थीं, मगर घर वाले इससे खुश नहीं थे। पति और सास ने मेरी बेटी को गोद में भी नहीं लिया, उसे तो देखा तक नहीं। लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी, जिसका नाम मैंने बड़े प्यार से रिचा रखा, रिचा मेरे लिए सब कुछ थी। मैं उसे गोद में लेकर प्यार करती और बस उसे देखती रहती और उससे कहती कि बेटा, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, जैसी किस्मत मेरी रही ऐसी किस्मत तेरी नहीं होगी। वो रात मेरी जिंदगी की पहली रात थी जब मैं रोई नहीं थी, बल्कि अपनी बेटी को प्यार करती रही। मेरे पति और सास तो अभी तक वैसे के वैसे ही थे, मगर मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती, दिल में एक सपना संभाल लेती और अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचती। एक दिन अचानक मेरे पति की मौत हो गई। वो जहाँ काम पर गया हुआ था, काम करते समय उसने शराब पी हुई थी। नशे की हालत में घर वापस आ रहा था जब एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। सुबह के समय पुलिस वाले उसकी लाश घर लेकर आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रोना कहाँ से शुरू करूं। मोहल्ले की कोई औरत मुझे तसल्ली दे रही थी, कोई पानी दे रही थी, तो कोई खाना शुरू दो। 3 दिन तक तो सबने मेरे साथ हमदर्दी की, लेकिन फिर सब अपने अपने कामों में लग गए। बेटे के सदमे में मेरी सास बीमार रहने लगी थी। मेरी बेटी जो अभी काफ़ी छोटी थी, उसे ये भी नहीं पता था कि उसका पिता कभी वापस नहीं आएगा। वक्त गुजरता गया। सास जो अब दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी, उनकी भी अचानक सांसें बंद हो गईं और अब मैं पूरी तरह से इस घर में अपनी बेटी के साथ अकेली रह गई थी। मैंने मोहल्ले के अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया था। किसी ने बर्तन धुलवाने को कहा, किसी ने कपड़े। मुझे जो भी काम मिलता मैं घर से निकल जाती थी और काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को पड़ोस की हेमा भाभी के पास छोड़ जाती। रात को उनके घर से उसे ले लिया करती थी। वो मेरी बेटी को संभालने के 100 रोज़ लेती थी। कहती थी कि फ्री में तो आजकल कोई किसी का काम नहीं करता। मेरे हाथ फटने लगे थे क्योंकि सारा दिन मुझे कोई ना कोई काम करते करते गुजर जाता था, मगर मैंने कभी काम नहीं छोड़ा। मैं चुपचाप अपने हिस्से का काम करती। एक दिन जब मैं वापस आई तो रिचा बुखार में जल रही थी। मैंने रात भर उसका ख्याल रखा। सुबह होते ही उसके लिए दवाई खरीद कर लाई। वक्त वो गुजरता गया। रिचा ने होश संभालना तो स्कूल जाने की जिद करने लगी। मैंने कुछ दिन सोच विचार किया। उसके बाद मोहल्ले के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। फीस कम थी, यूनिफॉर्म, किताबें और जूते सब कुछ मेरी बेटी को स्कूल से ही मिला था। मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। मेरी बेटी की स्कूल में मीटिंग होती तो मैं सबसे आखिर में जाती थी क्योंकि मेरे कपड़े बहुत खराब होते थे।
मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, मगर मेरी बेटी की शिक्षा हर बार मेरा सर बुलंद कर देती थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, नंबर भी बहुत अच्छे लेकर आया करती थी। मोहल्ले के कुछ लोग तारीफ करते तो कुछ बातें बनाते कि नौकरानी की बेटी है, आसमान पर चढ़ेगी, जितना भी पढ़ ले आखिर में हमारे ही घरों में काम करेगी। मैं उनकी बातें सिर्फ खामोशी से सुनती। मैं जानती थी कि सपनों का वज़न सिर्फ देखने वाला ही उठाता है। एक दिन मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी, आप ये सब काम क्यों करती हो? तो मैंने उसे कहा कि बेटी, ताकि तुम ऐसे काम ना कर सको। मेरी बेटी को बात शायद पूरी तरह से समझ नहीं आई थी। दोपहर के समय भी मैंने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम ले लिया था। यहाँ सिर्फ आदमी काम किया करते थे, लेकिन मैं नज़र झुकाकर बर्तन धोती थी। मेरी बेटी के स्कूल में इंग्लिश के नए टीचर लगे थे जो सिर्फ इंग्लिश में ही बात किया करते थे। कुछ ही दिनों में मेरी बेटी से भी इंग्लिश के बहुत सारे शब्द बोलने आ गए। घर आकर वो भी मुझे छोटी छोटी बातों पर इंग्लिश सिखाया करती थी। मैं उसे खाना देती तो थैंक यू बोलती, और अगर उससे कोई गलती हो जाती तो सॉरी बोला करती थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता। वक्त वो गुजरता रहा। मैं सारा दिन काम करती, शाम को अपनी बेटी से बातें करती और रात को बिस्तर पर थकान से चूर हो जाती। लेकिन आंखें बंद होने से पहले ही प्रार्थना किया करती कि हे भगवान, मेरी बेटी को वो सब कुछ देना जो कभी उसे मैं ना दे सकी। यही वो प्रार्थना थी जो खामोशी से पूरी हो रही थी। मेरी बेटी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। जितनी उसकी उम्र बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी सुंदरता में चार चांद लग रहे थे। अब मैंने कुछ बंगलों में भी काम करना शुरू कर दिया था, जहां मैं साफ सफाई करती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती और उनके कपड़े भी धोया करती थी। जितने अमीर घरों में काम करती, मुझे उतने ही अच्छे पैसे मिलने लगे। वैसे तो मुझे सिलाई भी आती थी। मैंने मोहल्ले के लोगों को बता दिया कि मैं बहुत अच्छे कपड़े सिलती हूँ, तो लोग मुझे अपने कपड़े भी सिलने के लिए देने लगे। सारी रात जागकर मैं लोगों के कपड़े सिला करती। अब मैंने नींद को तो जैसे अलविदा कह दिया था। हफ्ते में एक दिन ऐसा होता, रविवार का दिन, जब मेरी बेटी की छुट्टी होती। मैं सारा दिन उसके साथ गुजारती और सारी रात आराम करती। उस दिन मैं कोई काम नहीं करती थी। अब मेरी बेटी का एडमिशन कॉलेज में हो चुका था। सरकारी कॉलेज की पुरानी इमारत, दीवारों पर धुंधली पोस्टर और गेट पर खड़े लड़के उसे अजीब लग रहे थे। मगर मैंने उसे हिम्मत दी और कहा कि जाओ बेटा, किसी से कोई बात न करना, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। कॉलेज में भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। सारे टीचर्स उसकी पढ़ाई की तारीफ करने लगे, लेकिन उसकी तारीफ से कुछ लड़के लड़कियां जलने लगे थे, जो बातें किया करते थे कि बड़ी ही तेज लड़की है। सुना है कि नौकरानी की बेटी है। मेरी बेटी किसी को कोई जवाब ना देती, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। मैं अपनी बेटी के खर्चे और उसकी पढ़ाई की फीस देने के लिए डबल मेहनत करने लगी थी। किसी के कपड़े सिलती, किसी के घर के बर्तन धोए, किसी के घर झाड़ू लगाई तो किसी के घर ठिठोरती, ठंड में भी कपड़े धोए। मेरी बेटी कॉलेज से वापस आकर अब घर का सारा काम खुद ही संभालने लगी थी, और रात को जब हम दोनों माँ बेटी बैठते तो वो मुझे अपने कॉलेज की बातें बताने लगती थी कि आज मैंने कॉलेज में जितनी भी पढ़ाई की, सब कुछ अच्छा गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मम्मी, मैं चुपके चुपके अपनी बेटी की किताबें खोलकर उसकी हैंडराइटिंग देखा करती थी और मन ही मन को शुआ करती कि एक ना एक दिन मेरी बेटी मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। मेरी बेटी के कॉलेज का दूसरा सेमेस्टर चल रहा था और मैं बंगले में काम करने के लिए गई हुई थी। चाय बनाकर मालकिन के पास लेकर गई तो उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि तुम्हारी बेटी अब क्या कर रही है। मैंने उनको बताया कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, बीए का दूसरा साल चल रहा है। मालकिन कहने लगीं कि अच्छा, कभी अपनी बेटी को भी लेकर आना, मैं भी देखूंगी कि तुम्हारी बेटी कैसी है। मैं हिचकिचाते हुए एक दिन अपनी बेटी को मालकिन के घर ले गई। मेरी बेटी साफ सुथरे कपड़ों में ठीक से तैयार होकर गई थी। उसने मालकिन के पास जाकर बात भी बहुत अच्छे तरीके से की, जैसे पढ़े लिखे लोग करते हैं। मालकिन ने मेरी बेटी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। कुछ दिन बाद मालकिन ने मुझसे बात की और कहा कि मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मेरा भांजा है, दीपक, अमेरिका से पढ़कर आया है, अब वापस यहीं बिजनेस संभाल रहा है। मेरी बहन उसके लिए रिश्ता देख रही है, मगर जब से मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है तो सोचा कि क्यों ना अपनी बहन को तुम्हारी बेटी के बारे में बता दूं। मैं घबरा गई।
मैंने कहा। मालकिन? कहाँ मैं एक नौकरानी और कहाँ वो अमीर लोग, मालकिन कहने लगी। बेटियों की किस्मत माँ के कामों से नहीं बनती, उनकी खूबियों से बनती है। तुम्हारी बेटी तो खूबियों से भरपूर है। सोच लो, मैं अपनी बहन से बात करके तुम्हें बता दूंगी। अगर तुम्हारी बेटी की शादी मेरे भांजे के साथ हो गई तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। वो वहां पर ऐश करेगी। ऐश 2 दिन बाद मेरे घर खुद चलकर मालकिन की बहन और उनका भांजा दीपक हमारे घर मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए। वो सिंपल सी औरत थी, लेकिन उनके चेहरे से घमंड छलकता था। उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है, पढ़ी लिखी है, मॉडर्न भी है और समझदार भी है। हम रिश्ता जल्दी ही तय करना चाहते हैं। मेरी आंखों में ढेर सारे सवाल थे। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, लेकिन मेरी हैसियत, उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, हमें सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। मैंने जब इस बारे में अपनी बेटी को बताया तो वो खामोश हो गई। फिर धीरे से कहने लगी कि मम्मी, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा। मैंने कहा कि बेटा, अच्छे रिश्ते इसी तरह से आते हैं, और देखो, ये रिश्ता अगर हमारे हाथ से निकल गया तो पता नहीं मैं तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ सकूंगी भी या नहीं। लड़का भी बहुत अच्छा है, अमीर लोग हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने खुद तुम्हें पसंद किया है। बेटी की शादी की तारीफ पक्की हो गई थी। मैंने उसके लिए अपने हाथों से कपड़े सिले। मेरे पास ऋचा के लिए जेवर नहीं था, तो मैंने अपनी शादी की पुरानी झुमकियां बेचकर उसने अपनी बेटी के लिए सोने की चैन बनवा दी, क्योंकि उसे गले में चैन पहनना बहुत अच्छा लगता था। मोहल्ले के लोग बातें बना रहे थे कि आखिर एक नौकरानी की बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से आ गया। मगर मैं सबकी नज़रें महसूस कर रही थी। मैं जानती थी कि ये सब ऊपर वाले की कृपा है और मेरी बेटी का हक है। मेरी बेटी को भी दीपक बहुत पसंद आया था। उसने कहा था कि माँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मेरे लिए सपना हो, क्योंकि मेरी बेटी के ससुराल से बहुत महंगे महंगे कपड़े और जेवर आए थे, जिनके सामने मेरे हाथ के बने हुए कपड़े फीके लग रहे थे। मगर फिर भी मेरी बेटी ने उनको अहमियत दी और कहा कि मेरी माँ के हाथ के बने हुए कपड़ों से अच्छे कपड़े कोई हो ही नहीं सकते। मेरी बेटी बहुत खुश थी, जैसे जिंदगी ने उसके सपनों की कीमत उसे देनी शुरू कर दी थी। लेकिन सपनों की कीमत हमेशा नींद से ज्यादा होती है। मेरी बेटी की शादी का दिन भी आ गया था। वो दुल्हन बनी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी आ गई हो। शादी सिंपल तरीके से हुई थी, लेकिन मेरी बेटी को उन्होंने बहुत सारा जेवर चढ़ाया था। शादी हमारे घर से ही हुई थी। मैंने घर में मामूली सा पेंट करवा लिया था, मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त किया था। मगर मेरी बेटी की सास ने कहा कि हम लोग अपने यहाँ प्रोग्राम रखेंगे, आपके यहाँ का खाना नहीं खाएंगे। मैं खामोश रही, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। मुझे लगा कि शायद वो लोग मुझ पर दबाव नहीं बनाना चाहते। मेरी बेटी के लिए लाल गुलाब से सजी गाड़ी आई थी। मैंने अपनी बेटी को भीगी हुई आंखों से विदा किया, लेकिन दिल में सुकून था कि बेटी ससुराल में इज्जत से रहेंगी, खुश रहेंगी। मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, अपने घर में अर्ज़े नष्ट करना, खुश रहना, सबकी इज्जत करना। मेरी बेटी ने सर हिलाया और गाड़ी धीमे धीमे चलते हुए वहाँ से चली गई। मेरी इकलौती बेटी, जो हमेशा मेरे अकेलापन की साथी रही थी, अब वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके जाने के बाद बहुत रोई थी, लेकिन मोहल्ले की औरतों ने मुझे समझाया कि तुम्हारी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है जो वो इतने बड़े घर की बहू बन गई है। पता है, शहर के वीआईपी इलाके में इनका बहुत बड़ा बंगला है। ये सब तो मैं जानती थी, इसलिए तो बेफिक्र ही थी। मेरी बेटी की शादीशुदा नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। जब वो अपनी ससुराल पहुंची तो एक बड़े से घर ने उसका स्वागत किया था, जहां उसके लिए फूल बिछाए गए थे। नौकरों ने उसके लिए जल्दी से खाने का बंदोबस्त किया और उसका बहुत ख्याल रखा गया। मैं घर में अकेली थी, बार बार अपनी बेटी को याद कर रही थी और उसके अच्छे भाग्य की प्रार्थना कर रही थी। अगली सुबह मैंने अपनी बेटी के लिए जल्दी जल्दी एक प्यारा सा सूट लिया और उसे बैग में रख लिया। बाजार गई और जाकर मिठाई लेकर आई। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। पहले हफ्ते के दिन में दिल में आस लिए दीपक के घर पहुंची। गेट पर खड़े गार्ड ने पूछा कि क्या काम है, तो मैंने उसे बताया कि अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ, ऋचा की माँ हूँ। गार्ड ने अंदर फ़ोन किया, फिर परमिशन ली। दरवाज़ा खुला। नौकरानी ने मुझे एक ड्राइंग रूम में बैठने को कहा।
मैंने देखा मेरी बेटी का ससुराल तो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा बंगला था जिसमें सफ़ेद मार्बल लगी हुई थी। बहुत ही सुंदर सा घर था। मेरे पास एक कांच की टेबल रखी हुई थी जहां नौकरानी मेरे लिए पानी लेकर आई और उसने साथ ही मुझे जूस का गिलास भी थमाया, मगर मैंने पानी के अलावा जूस को हाथ भी नहीं लगाया। मैं अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। सोचा कि उसके साथ बैठकर ही पीऊंगी। मैंने झिझक कर अपने बैग से बेटी का सूट और मिठाई निकाली। थोड़ी देर के बाद ऋचा आई और मैं खुशी से उठी। मैंने उसे गले लगा लिया। उसने मुझे देखते ही कहा कि मम्मी, आपको यहाँ आने से पहले फ़ोन करना चाहिए था। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए भी इजाज़त लेनी होगी? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। पता है, सुबह सवेरे जाकर तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी सूट सिला है और इसमें तुम्हारी पसंद का डिज़ाइन भी बनाया है। देखो। ऋचा ने खामोशी से सूट अपने हाथ में ले लिया और सोफे पर रख दिया। मैंने देखा कि अचानक उसकी नज़रें दरवाजे पर थीं। वहाँ उसकी सांस खड़ी हुई थी। जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे पर गई, उसकी सांस वहाँ से चली गई। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, आप मेरे लिए कुछ मत लाया करो, यहाँ सब कुछ ठीक है, और प्लीज़ अगली बार यहाँ आओ तो फ़ोन करके आना और अच्छे से तैयार होकर आना। ऋचा की बातें सुनकर अचानक मेरे चेहरे का रंग फीका पड़ गया। फिर मैंने धीरे से कहा कि ठीक है बेटा, तुम जैसा कहो। मेरी बेटी की सास ने मेरे लिए चाय बनवाई, लेकिन खुद वो मेरे सामने नहीं आई। मैंने चाय नहीं पी बल्कि अपनी बेटी से कहा कि ऋचा, तुम्हारी सास कहाँ है? बेटा, उनसे भी मिलती चलूँ तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं नहीं मम्मी, वो थोड़ा बिजी है। पता नहीं क्यों बेटी की ससुराल में 1 मिनट भी रुकना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऋचा बिल्कुल बदल चुकी थी। 24 घंटे में ही उस पर इतना असर हो गया था कि वो मुझसे ठीक से नज़र मिलाकर भी बात नहीं कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैं उसकी माँ नहीं, कोई पराई औरत हूँ। मैंने जैसे ही कहा कि बेटा मैं चलती हूँ, तो वो उठकर खड़ी हो गई और मुझे जाने का रास्ता देने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे इन शब्दों का इंतज़ार ही कर रही थी। मैं उसके घर से निकल कर आ गई थी। मेरी आंखें नम थीं। उसने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मम्मी फिर आना। मोहल्ले वापस आई तो वहीं जिंदगी थी। लोगों ने पूछा, कैसा लगा बेटी का ससुराल? मैंने मामूली सा जवाब दिया कि अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बेटी भी खुश है। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई, अपनी बेटी की यूनिफॉर्म सिलवाने लाई थी। कहने लगी कि बहन, तुम्हारी बेटी की शादी तो बड़े अमीर घर में हुई है। बेटी भी तो तुम्हें काफ़ी समझती होगी। तुम्हें तो अब काम धंधा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उस औरत से मुस्कुराकर कहा कि बहन, काम करना मेरी आदत बन चुका है, और वैसे भी वो मेरी बेटी की ससुराल है। मेरी बेटी वहाँ खुश रहे, बस मेरे लिए यही बहुत है। ये मेरे लिए एक नई जिंदगी का दरवाज़ा था जो खुला ज़रूर था, मगर एक ऐसी हवा के साथ जिसमें बेमतलब की खुशबू थी, अजनबी महक ज़्यादा थी। मैं खामोश रही, मगर दिल में एक सवाल ज़रूर उठता था, क्या बेटियां ऊंचाई पर जाकर मुड़कर नीचे नहीं देखतीं? मैं 2-3 महीने तक अपनी बेटी के ससुराल नहीं गई, न वो खुद मुझसे मिलने के लिए आई। क्या उसे पता नहीं था कि उसके जाने के बाद उसकी मम्मी अकेली हो गई होंगी? मैं अभी भी अकेली बैठी हुई थी। कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी चाय का कप हाथ में लेकर सोचती कि अब वो खुद आ जाए तो कैसा होगा। मगर दिन गुजरते गए, उसका फ़ोन तक नहीं आया। मैं तो उसकी माँ थी। भले ही मैंने उसकी ससुराल न जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरा दिल उससे मिलने के लिए तड़प रहा था और आंखें उसको देखने के लिए बेचैन हो रही थीं। सोचा कि मैं खुद ही उससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। मेरा दिल नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने बेटी की ससुराल जाने के लिए एक साड़ी खरीदी, उसे अच्छे से स्तरीय किया, ठीक से तैयार हुई और फिर उसके घर चली गई। गेट पर वही गार्ड खड़ा हुआ था जिसने अब मुझे देखते हुए खुद ही दरवाज़ा खोल दिया था। मैं दरवाजे तक पहुंची तो एक नौकरानी मुझे अंदर ले गई। मैं धीरे से ड्राइंग रूम में बैठ गई। थोड़ी देर बाद ऋचा आई। उसे देखकर मेरी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी बेटी काफ़ी सेहतमंद, खूबसूरत और मॉडर्न हो गई थी। मैंने उसे देखते ही कहा कि मेरी बेटी, और मैं उसे देखकर खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया था कि जो खुशी मेरे चेहरे पर थी, ऐसी खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। वो मुझसे नज़र चुराने लगी। कहने लगी कि मम्मी, आप यहाँ? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका कैसे आना हुआ? मैंने कहा, बेटा, तुम तो अपनी माँ से मिलने आई ही नहीं। मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम्हें देख लूँ। ऋचा ने सर हिला दिया।
कहने लगी कि आप चाय पियेंगी। मैंने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगी। बहुत समय हो गया, लेकिन चाय तो नौकरानी लेकर आई थी। मैंने कप हाथ में लिया। बेटी ने कहा कि मम्मी मेरे साथ चलिए। वो मुझे किचन के पास लेकर चली गई और कहने लगी कि बस यहाँ खड़े होकर चाय पीती रही है। ड्राइंग रूम में कुछ मेहमान आने वाले हैं। ये बात सुनकर तू जैसे बेटी के ससुराल की चाय जहर लग रही थी। उसने मुझे गौरव की तरह किचन के पास खड़ा कर दिया था। उसके चेहरे पर मुझे अजनबी से एहसास दिखाई दे रहे थे और बातों में जल्दबाजी। जैसे ही मेरी चाय खत्म हुई, उसने कहा, मम्मी ड्राइवर आपको छोड़ देगा। इतना कहकर वो पलटकर जाने लगी। मैंने कहा कि नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे आई हूँ वैसे ही चली जाऊंगी। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बेटी ने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की और मैंने भी पीछे पलटकर नहीं देखा। अगले दिन पड़ोस की निशा भाभी मेरे घर आई और कहने लगी कि तुम्हारी बेटी तो बड़ी भाग्यशाली निकली, मगर तुम क्यों ऐसे कपड़ों में जाती हो? कुछ अच्छा पहनकर जाया करो। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा कि बहन, मेरे पास यही सबसे ज्यादा कीमती कपड़े हैं। कुछ दिनों के बाद बेटी का फोन आया। कहने लगी कि मम्मी, अगली बार आप आए तो थोड़ा ठीक से कपड़े पहनकर आना। मैंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे ससुराल जाने के लिए वो साड़ी नई खरीदी थी। उसने कहा, ओहो, वो तो ओल्ड फैशन थी। मम्मी कुछ अच्छे से कपड़े पहन लेती, आने से पहले मुझे बता देती तो मैं आपको पैसे भेज देती। देखिए, आसपास के लोग होते हैं और फिर आप खुद समझदार है कि मैं कैसे घर में रहती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि ठीक है बेटी, आइंदा ध्यान रखूंगी। मेरा दिल हमेशा बोझल सा रहने लगा था। फिर कुछ दिन गुजरे तो फिर से मेरा मन करने लगा बेटी से मिलने का और मैं उससे मिलने के लिए चली गई। अब की बार मैंने ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए और महंगी साड़ी खरीदी। सोचा कि मेरी बेटी की इज्जत बनी रहेंगी। अगले हफ्ते जब उससे मिलने गई तो दामाद भी घर पर थे। बेटी ने इस बार मुझे किचन के बाहर नहीं बल्कि किचन के अंदर बिठा रखा था और मेरे लिए चाय भी बनवाई थी। तभी दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई कि आर्चा, तुम्हारी माँ का इस तरह आना अच्छा नहीं लगता। जब चाहा मुंह उठाए चली आती है। आर्चा ने कहा कि धीमी आवाज़ में बात करिए दीपक, वो मेरी मम्मी है। दीपक ने कहा, तो क्या हुआ? अरे, लोग बातें बनाते हैं, तुम्हारी मम्मी शक्ल से ही नौकरानी लगती है और है भी। एक नौकरानी ही तुम्हें पता है कि हमारी कितनी इज्जत है जिसको। तुम्हारी मम्मी हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आकर मिट्टी में मिला रही है। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अपनी मम्मी को कहो कि यहाँ न आया करें। तुम उनसे खुद ही फ़ोन पर बात कर लिया करो। ये सारी बातें सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। चाय का कप जो मेरे हाथ में था उसमें से भी चाय छलक गई। मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकली। कुछ देर वहीं बैठी रही। बेटी आई और कहने लगी कि मम्मी अब आप जाइए, दीपक जा रहे हैं। मैंने नज़र झुकाकर कहा कि बेटा, तुम यहाँ खुश हो ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे अपने घर से जाने का इशारा देने लगी। मैं अपने घर वापस आ गई थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और नई साड़ी उतारकर उसे अलमारी में रख दिया। मैंने दो हफ्तों में जितने पैसे कमाए थे उतने पैसों की ही साड़ी खरीद ली थी, जो अब मेरे किसी काम की नहीं रही थी। मैं उसके बाद फिर दोबारा अपनी बेटी के घर नहीं गई। ना किसी ने पूछा, ना किसी से कुछ कहा। मोहल्ले के लोग मेरी बेटी के बारे में बातें बनाया करते थे कि वो सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़ और वीडियो अपलोड किया करती थी, जिसे मोहल्ले के हर घर में देखा जाता था। मगर मैं खुद से सवाल करती कि क्या माँ सिर्फ परछाई की तरह रह जाती है, या एक दरवाज़ा जो कभी खटखटाया जाए, कभी नज़रअंदाज कर दिया जाए। मैं अब खुद अपने आप को बेटी की याद से दूर किया करती थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि उसने मेरे बिना रहना सीख लिया है। उसे मेरी याद नहीं आती। मैं उसके ससुराल चाहती हूँ तो उसे अपनी सास और पति के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। अब मैंने अपने घर में ही खुद को इतना बिजी कर लिया था जैसे मेरे लिए वक्त बना ही ना हो। मैंने मोहल्ले की लड़कियों को सिलाई सिखाने के लिए घर में ही सिलाई सेंटर खोल लिया था। कई हफ्ते गुजर गए। बेटी ने तो मेरी खबर ही नहीं ली। कभी कभी मैं ही उसे फ़ोन कर लिया करती थी, लेकिन वो सिर्फ मामूली सी बात करती, कहती कि मम्मी मैं बिजी हूँ, अभी आउटिंग पर गई हुई हूँ। कभी कहती कि शॉपिंग पर जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, बार बार फ़ोन मत करना। कभी कहती कि मैं बिजी रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। मैंने एक दिन ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि बेटा, मैं अब तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी, बस तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मेरे पास जो लड़कियां सिलाई सीखती थीं, उनमें से एक लड़की ने कहा कि आंटी, आपकी बेटी कहाँ रहती है?
तो मैंने बताया कि मेरी बेटी बहुत दूर रहती है, शायद इतनी दूर कि मैं भी उसके पास नहीं जा सकती। वो छोटी छोटी लड़कियां थीं जिन्हें सिलाई सीखने का शौक आ रहा था। जब वो हंसी मजाक करती, मुस्कुराती, तो उन्हें देखकर मुझे अपनी बेटी का बचपन याद आ जाया करता था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि तुम्हारी बेटी महंगे रेस्टोरेंट में जाती है, महंगे महंगे कपड़े पहनती है और सोशल मीडिया पर वीडियो डालती है, अपने कपड़ों की कीमत बताती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दिखावा कर रही है। जो भी लोग कहते हैं, मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। उधर मेरी बेटी से एक दिन उसके पति ने पूछा कि अब तुम्हारी माँ यहाँ नहीं आती, क्या हुआ? तो मेरी बेटी ने अपने पति को जवाब दिया कि अच्छा हुआ वो यहाँ पर नहीं आती, थोड़ा एम्बैरसिंग होता है। मुझे पता था कि मेरी बेटी बदल चुकी है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। शुरू शुरू में तो मैंने दवाई ले ली थी, सोचा कि तबीयत ठीक हो जाएगी और अपने ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे शरीर में बिल्कुल जान बाकी ही नहीं रही थी। मैं जो घर के काम किया करती थी, सिलाई किया करती थी, लड़कियों को सिलाई सिखाया करती थी, अब मेरा शरीर बिल्कुल भी कोई काम करने के काबिल नहीं रहा था। मन करता था कि बस बिस्तर पर पड़ी रहूं, इसलिए मैंने सिलाई करना बंद कर दिया था। सारी लड़कियों को भी हटा दिया था। सिर्फ 2 छोटी छोटी लड़कियां थीं जो सिलाई भी करतीं और मेरे घर के 2-3 काम भी कर जाया करती थीं। मेरी तबीयत खराब होने से मेरे शरीर का तो नुकसान हो ही रहा था, साथ ही मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रही थी, इसलिए पैसे भी नहीं आ पा रहे थे। लोगों के मुंह से अपनी बेटी के किस्से सुनती तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती कि भगवान, मेरी बेटी ऊपर तक जा रही है, उसके दिल से घमंड निकाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए और उसके गिरने से मुझे भी तकलीफ हो। अब हर दिन मेरा शरीर बुखार से जलता रहता था, बहुत खांसी होती थी, ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। अब तो मेरे पास कोई पैसा भी नहीं बचा था। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था, क्योंकि मैं सारे काम छोड़कर बिस्तर पर जो आ गई थी। जो 2 लड़कियां मेरे पास सिलाई सीखने आ रही थीं, अब उनको भी कुछ समझाने की, सिखाने की मेरे अंदर हिम्मत ना रही थी। मैंने उनसे भी कह दिया था कि तुम कहीं और अपना बंदोबस्त कर लो, मैं तुम लोगों को सिलाई नहीं सिखा सकती। उन बच्चियों को भी दिखाई देता था कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने आना छोड़ दिया। एक दिन तो मेरा बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी, मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। पड़ोस की कुछ औरतें आईं और देखने लगी कि आखिर में 2-3 दिन से कहाँ हूँ। किसी ने मुझे दरवाजे पर भी नहीं देखा था। जब उन्होंने मुझे बुखार में जलते हुए देखा तो हैरान रह गई। जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आई एक पड़ोसन ने कहा कि शालिनी को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। मेरी सांस बंद हो रही थी, मुझे सिर्फ सबकी आवाज़ आ रही थी। रिक्शे का बंदोबस्त किया गया, मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। डॉक्टर ने कुछ चेकअप के बाद कहा कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, इलाज लंबा चलेगा, 2-3 दिन अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन इस सब के लिए पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। डॉक्टर की बात सुनकर एक पड़ोसन कहने लगी कि अरे, ऋचा को फ़ोन करते हैं। वैसे भी शालिनी बहन का अपनी बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो तो अमीर घर में है, अपनी माँ का इलाज आराम से करवाएगी। उन्होंने मेरा ही छोटा बटनों वाला मोबाइल ले लिया और उसमें से मेरी बेटी का नंबर डायल किया। आर्चा ने फ़ोन उठाया तो पड़ोसन ने उसे बताया कि बेटा, तुम्हारी माँ बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पैसों की ज़रूरत है, तुम्हारी माँ का इलाज लंबा चलेगा, आकर अपनी माँ का इलाज करवा दो। आर्चा ने पलटकर कहा कि मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ आंटी, फुर्सत मिलती है तो आती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पड़ोसन ने फ़ोन नीचे रखा और बाकी औरतों को देखा, सबकी नज़रें झुकी हुई थीं। एक ने कहा क्या करें, तो दूसरी ने अपने पर से पैसे निकाले और कहा कि अभी तो शालिनी बहन का इलाज होना बहुत ज़रूरी है, इलाज शुरू करवाते हैं। मैं बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी, सांस धीमी धीमी चल रही थी, धुंधली सी रोशनी और खामोशी थी और कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसी कमज़ोरी में भी मुझे अपनी बेटी की याद आ रही थी। जब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो मैंने पड़ोस की निशा भाभी से कहा कि भाभी जी, मेरी बेटी तो आई होगी ना? मुझे देखने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शर्ट झुका लिया। अगले दिन फिर से मैंने वही सवाल किया तो निशा भाभी कहने लगी कि देखो बहन, हमने तुम्हारी बेटी को पहले भी फ़ोन किया था और अभी फ़ोन करने वाले थे, लेकिन सोचा कि नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बेटी बहुत घमंडी हो गई है,
जिसके दिल में मोहब्बत न हो उसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और वो वक्त याद आया जब मेरी बेटी स्कूल जाया करती थी। मैं उसे तरस भरी नज़रों से देखती थी और सोचती थी कि यही मेरा वो सहारा है जो आगे चलकर मेरी जिंदगी को बदलकर रख देगा। मैं रोने लगी और दिल ने फैसला किया कि अब मुझे अपनी बेटी से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मेरे इलाज का सारा खर्चा मेरे मोहल्ले के लोगों ने उठाया था, यही सोचकर कि विधवा औरत है, बेसहारा है, इसके आंखें पीछे कोई नहीं है। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत ठीक होने लगी। मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। मैं घर जाकर खामोश हो चुकी थी, दीवारों को देखती रहती थी। वक्त गुजरता रहा। एक दिन एक मोहल्ले की औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि देखो बहन, हम तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम बहुत अकेली हो गई हो। आखिर कब तक दूसरों के सहारे पर जीती रहोगी? हम जानते हैं कि तुम तो खुद अपने हाथों से मेहनत करके कमाने वाली औरत हो, मगर अब तुम्हारा शरीर इस काबिल नहीं रहा। मैं तुम्हें एक एडवाइस देने के लिए आई हूँ। राजीव, चौक वाली रोड पर एक अनाथ आश्रम बना है जहाँ छोटे बड़े हर तरह के बच्चे हैं। उनका ख्याल रखना है, उनके लिए खाना बनाना है। वहाँ तुम्हें रहने के लिए जगह भी मिलेंगे और तुम्हारे भी खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम वहीं चली जाओ और अपनी ज़िंदगी उन बेसहारा बच्चों के नाम कर दो। मैंने उनसे कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये सब बताने के लिए मैंने सोचा कि औरत बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर मैं कब तक ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारूं? मैं यहाँ इस अनाथ आश्रम में आ गई थी। यहाँ की इंचार्ज बहुत खुश हुई थी। उसे वैसे भी यहाँ बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझ जैसी औरत की ज़रूरत थी, जो यहाँ रह सके और साथ साथ इन बच्चों का भी ख्याल रख सके। मैंने वहाँ खाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं इन बच्चों को देखकर सोचती कि मेरी बेटी के लिए तो मैं थी, शायद मेरी और इन बच्चों की किस्मत में कोई फ़र्क नहीं है। ये अपने माता पिता के लिए तरस रहे हैं और मैं अपनी औलाद के लिए। वहाँ जब बच्चों के लिए खाना बनता तो अनाथ आश्रम के बाहर बहुत सारे भीख मांगने वाले लोग भी आ जाया करते थे। इंचार्ज कहते हैं कि खाना तो हम लोग ज़्यादा ही बनवाते हैं, बच्चों के खाने के बाद जो खाना बचा करें वो इन गरीबों में बांट दिया करो। इसलिए मैं और एक और नौकरानी वहाँ बाहर आकर अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांगने वाली औरत और आदमियों को खाना दे दिया करते थे। यहाँ अगर मुझे अच्छा लगता था, ऐसा लग रहा था जैसे इन बच्चों के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और मुझे एक तरह का सहारा मिल गया जहाँ मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था। यहाँ सरकारी पैसा बहुत आता था, इसलिए मुझे भी पेट भरकर खाना मिल जाता था। अगर मेरी तबीयत खराब होती तो मेरा इलाज भी करवा दिया जाता था। वक्त गुजरता जा रहा था। अब मुझे कभी कभी अपने बेटे की याद आती थी, लेकिन ये सोचकर सब्र कर लेती कि अगर वो मेरे बिना ही खुश है तो हमेशा खुश रहे। एक दिन मैं अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों को खाना बांट रही थी, जब एक औरत, जिसने खाने के लिए हाथ आगे नहीं फैलाया, लेकिन फिर भी मैंने खाने की थैली उसके सामने रख दी। अगले दिन फिर से उसने ऐसा ही किया, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद मैंने वहाँ बैठे हुए लोगों से उसके बारे में पूछा तो सबने यही बताया कि शायद बेचारी बहुत परेशान है, कुछ बोलती भी नहीं है। उसका चेहरा काले रंग के दुपट्टे से हमेशा ढका हुआ होता था। उसके हाथ ऐसे लगते थे जैसे बुरी तरह से जले हुए हैं। एक दिन मैंने सबसे पहले उस औरत को खाना दिया। उसने खामोशी से ले लिया और खाना लेकर वहाँ से चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। शायद बेचारी बहुत ज़्यादा हालत मारी हुई थी। वो जब भी आती मैं सबसे पहले उसे ही खाना दिया करती थी। एक दिन वो बड़ी खामोशी से सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। मैंने खाना ले जाकर उसके बराबर में बैठने की कोशिश की, मगर वो थोड़ा पीछे को हो गई। मैंने मुस्कुराकर देखा। मैंने कहा कि तुम कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत परेशान हो। देखो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ अनाथ आश्रम में बच्चों की सेवा करती हूँ तो 2 वक्त का खाना मिल जाता है और रहने के लिए जगह भी। तुम चाहो तो मैं इंचार्ज से तुम्हारे बारे में बात कर सकती हूँ। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो वहाँ से उठकर चली गई। मैंने बात करते समय उसकी आंखें बड़े ध्यान से देखी थीं। ऐसा लगा जैसे मैंने इन आंखों को कहीं देखा है। वो अगले दिन फिर से आई।
ज़्यादातर उसका चेहरा और नज़रें झुकी हुई होती थीं। मैं नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में ये खामोशी एक ऐसा तूफान बन जाएगी जो सब कुछ बदल देगी। अनाथ आश्रम में सब कुछ रोज़ की तरह चल रहा था। हमेशा की तरह बचा हुआ खाना जब हम भिखारियों में बांटते तो वो काले दुपट्टे से अपना चेहरा ढकी हुई लड़की खामोश अंदाज में आती और खाना लेकर चली जाती। एक रात मुझे अपनी बेटी की बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। मैंने सोचा कि क्या मुझे फिर से अपनी बेटी की ससुराल जाना चाहिए। दिल तो किया कि न जाऊं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। सोचा कि आंखें तरस रही हैं, कई दिन हो गए हैं, अपनी बेटी को नहीं देखा, उससे बात नहीं करूंगी, उसके घर के अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन उसे दूर से देखकर वापस आ जाऊंगी। मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन मैं अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई। वही घर, वही गेट, वही जगह, लेकिन अब वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था जो कि हमेशा हुआ करता था। मैं वहां काफ़ी देर तक खड़ी रही और अपनी बेटी के घर से निकलने का इंतज़ार करती रही, मगर घर के बाहर तो कोई निकला ही नहीं था और ना कोई अंदर जा रहा था। फिर बहुत समय के बाद एक अनजान आदमी घर के अंदर से निकला तो मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि भैया जी, ये दीपक साहब का घर है ना? उसने सर हिलाकर कहा कि जी, ये उनका घर था, लेकिन अब नहीं है। 8 महीने पहले वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। सुना है कि विदेश में शिफ्ट हो गए हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस आदमी ने कहा कि अब ये बंगला बिजनेसमैन अमित जी का है, यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने कहा, और मेरी बेटी? तो उसने कंधे उचकाते हुए कहा कि नहीं बहन, कोई नहीं रहता। यहाँ मेरी कुछ समझ नहीं आया और मैं खामोशी से वहाँ से वापस आ गई। दिल में एक शिकायत थी कि बेटी विदेश जाने से पहले तो एक बार मिलकर चली जाती। अगली बार जब वह भीख मांगने वाली औरत अनाथ आश्रम के बाहर आई तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वही सूट पहना हुआ था जो एक बार मैं अपनी बेटी के लिए उसकी ससुराल लेकर गई थी, उसकी शादी के बाद। मगर ये सूट इस औरत के पास कहाँ से आया था? और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि ये मेरे हाथ का ही सिला हुआ था, इसलिए फ़ौरन पहचान गई। मैं उसके करीब गई। मैंने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस खड़ी रही। मैंने फिर से उससे कहा कि ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्या तुम मुझे पहचानती हो? उसने सिर आंखें बंद कर लीं और एक आंसू टपकाया। पता नहीं क्यों उसकी खामोशी मुझे चीख में बदलती हुई सुनाई दे रही थी। वो रोते हुए वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। 2-3 दिन तक वो भीख मांगने वाली औरत वहां पर नहीं आई और मैं बार बार दरवाजे से उसे देखती रही। फिर अब की बार जब वो यहाँ पर आई तो मौसम थोड़ा ठंडा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। हवा तेज थी। जैसे ही मैं उस औरत के करीब उसे खाना देने के लिए पहुंची तो तेज हवा के झोंके ने उसके चेहरे का दुपट्टा खोल दिया। उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा ढकने की कोशिश की। मेरे मुंह से निकला, रिचा। हाँ रिचा, ये मेरी बेटी रिचा थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा भी जख्मी था, लेकिन उसके चेहरे की पहचान की जा सकती थी। वैसी भी ये मेरी बेटी थी और कोई माँ अपनी बेटी को कैसे पहचान नहीं सकेगी। पिछले कई दिनों से मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसी औरत कोई ऐसी इंसान है जिससे मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और वो लम्हा जैसे सदियों में बदल गया। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम रिचा हो ना? मेरी बेटी उसके हाथ पर कांप रहे थे, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सर हिलाया और कहने लगी कि हाँ मम्मी। मैं जल्दी से उसके और करीब चली गई। उसने जो अपने चेहरे पर दुपट्टा दोबारा से लगा लिया था, मैंने वो हटाया और कहा कि ये निशान, ये जले हुए निशान। मेरी बेटी, जिसे देखकर मुझे बहुत तरस आया, उसकी सेहत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसका गोरा रंग ढल चुका था और उसकी सुंदरता में भी अब वो रौनक नहीं रही थी जो कि हमेशा हुआ करती थी। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, ये क्या हो गया? क्यों हुआ? कैसे हुआ? मुझे सब कुछ बताओ। उसने कहा, मम्मी, मुझे दीपक ने डिवोर्स दे दी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे मतलब की नहीं हो। ये कहकर उसने मुझे छोड़ दिया और अपने घर से निकाल दिया। मैं बेसहारा इधर उधर भटकती रही कि सोचा कि आपके पास आऊं, लेकिन आपका सामना करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं दर दर की ठोकरें खाती रही।
मैं कई बार अपने ससुराल गई, लेकिन वहां से हर बार मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया। दीपक और उसकी मम्मी का कहना था कि हम सब लोग अमेरिका जा रहे हैं और तुम अमेरिका जाने लायक नहीं हो। तुम एक नौकरानी की बेटी हो, वहां जाकर हमारी बराबरी नहीं कर सकोगी। उन्होंने अपना घर भी बेच दिया और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। मैंने सोचा कि आपने भी तो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया था, इसलिए मैं भी घर में काम मांगने के लिए चली गई। तो वहाँ मुझे खाना बनाने का काम मिल गया। मैं वहाँ किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी जब अचानक सिलेंडर फट गया और मेरी ऐसी हालत हो गई। काफ़ी दिनों तक मैं अस्पताल में पड़ी रही। मेरे करीब कोई नहीं आता था, लोग मेरा मजाक बनाने लगे थे। अस्पताल वालों ने भी मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। मैं बेसहारा हो गई थी। मम्मी एक दिन यहाँ नाथ आश्रम में भीख मांगने वाले लोगों को खाना खाते हुए देखा। भूख बहुत तेज लग रही थी, तो सोचा कि मैं भी यहाँ खाना खा लेती हूँ। लेकिन जब मेरी नज़र आप पर गई तो मैं आपका सामना करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था कि आप मुझे न पहचान सको। हर रोज़ यहाँ खाने की आस में आती थी। जब आप मुझे सबसे पहले खाना दिया करती थी तो मैं दिल में सोचती थी कि मेरी माँ को आज भी मेरी फिक्र होती है। मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल गई। मैंने आपके साथ बहुत गलत की, आपको इग्नोर किया। दौलतमंद इंसान से शादी क्या हो गई थी, अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगी थी। मैंने कहा, बेटा क्यों तुम मेरा सामना नहीं करना चाह रही थी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चे जब रास्ता भटक जाते हैं तो माता पिता का दरवाज़ा उनके लिए हमेशा खुला होता है। अच्छा, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखा करती थी, ऐसे अभी भी रखूंगी। चलो, मेरे साथ घर गई थी, मैं आपको देखने तक नहीं आई। मेरे अंदर घमंड था, मैं घमंड में चूर हो चुकी थी। मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मेरे पैर पकड़कर रोने लगी। वहाँ पर मौजूद सारे लोग हमें देख रहे थे। मुझे अफसोस हो रहा था। अपनी बेटी पर मैं और मेरी बेटी एक दूसरे से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उसने कहा, मम्मी मुझे लगा कि मैं बहुत ऊंची जगह पर हूँ, लेकिन समय ने मुझे वहाँ लाकर खड़ा कर दिया जहाँ कभी आपको देखा था। मम्मी, आपने कहा था कि कभी घमंड मत करना, मगर मैंने तो हमेशा घमंड ही किया और आपका हाथ भी छोड़ दिया। कभी आपके बारे में नहीं सोचा, आपने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए। मैं वो सब कुछ भूल गई थी। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ भी नहीं रही। मैंने अपनी बेटी से कहा कि अच्छा बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। पता है तुम्हें कि मैंने भी उस घर में रहना छोड़ दिया जहाँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आया करती थी। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने पुराने मोहल्ले और अपने घर में आ गई थी। मोहल्ले के लोगों ने जब हमें आते हुए देखा और ऋचा का चेहरा देखा तो बातें बनाने लगे कि देखो, ये वही बेटी है जो कभी अपनी ससुराल जाकर अपनी माँ को भूल गई थी। शायद इसके साथ कुछ बुरा हो गया, तभी तो इसकी हालत ऐसी हो रही है। मगर मैं और बेटी खामोश रहे और नज़र झुकाकर घर के अंदर आ गए। इतने समय के बाद घर के अंदर जाकर मेरी बेटी बहुत रोई थी। उसने अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगी थी। वो जो हमेशा इस घर में हलचल करती फिरती थी, अब पूरी तरह से खामोश हो गई थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया था और कहा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने जिस तरह हमेशा तुम्हारा साथ दिया, उसी तरह अभी भी देगी। उसने मुझसे वादा किया और कहने लगी कि मम्मी, अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, अब कभी आपसे अलग नहीं होंगी। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैंने जैसे तैसे घर में मौजूद राशन से उसके लिए खाना बनाया तो वो खाना भी नहीं खा रही थी। सिर्फ उसने पानी पिया और कहने लगी कि मम्मी, मैं कुछ दिन के लिए सुकून चाहती हूँ और अपने पापों का पश्चाताप करना चाहती हूँ। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। उसने कहा, मम्मी मेरा चेहरा जल गया तो क्या हुआ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि बेटा सोच लो, तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है, दुनिया वाले बहुत बातें सुनाएंगे। उसने कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। फिर वही हुआ जो वक्त कभी मेरा हुआ करता था। लोगों की बातें सुनकर मैंने मेहनत की, मजदूरी की। अब मेरी जगह मेरी बेटी थी और अपने जले हुए चेहरे के साथ नौकरी कर रही थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी इतना कॉन्फिडेंस बाकी था कि उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने मुझसे कहा था कि अब आपको भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपकी बेटी आपका सहारा बनेगी। मुझे अपनी बेटी को देख देख कर उस पर बहुत तरस आता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरी बेटी के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। ऊपर वाले ने उसे जल्द ही सीधा रास्ता दिखा दिया।
मेरी बेटी की अब दोबारा कभी शादी तो नहीं हो सकती, लेकिन अब हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा है। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी ज़िंदगी में अब पहले से कहीं ज़्यादा सुकून है, लेकिन वही सब कुछ मेरी बेटी के साथ दोहराया जा रहा है जो कभी मेरे साथ हुआ था। मैंने बहुत प्रार्थना की कि कभी मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो, जो मैंने भुगता वो मेरी बेटी को भुगतना ना पड़े। मेरी प्रार्थना तो काम आ गई थी, लेकिन उसके अपने कामों ने उसे उजाड़ कर रख दिया। इस कहानी का नैतिक संदेश ये है कि जीवन में घमंड और अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शालिनी और रच्चा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी और सुकून रिश्तों की इज्जत और अपनों के प्रति वफादारी में है। समाज को ये समझना चाहिए कि धन और हैसियत सब व्यक्ति है, पर माता पिता का प्यार और बलिदान अमर है। हमें अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए और हर हाल में अपनों का साथ देना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता है पर सच्चे रिश्ते हमेशा सहारा बनते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।